गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि व्हाई एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम आ जाएंगे डॉमिनेटर ट्रेंड्स पे, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव, देन वी विल लर्न अबाउट मैनलीफ एक्सप्लेनेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एंड करेंगे मेटलिक एंड नॉन मेटलिक नेचर के साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है क्या। So periodic classification of element is a method by which elements are grouped on the basis of their characteristics. We keep the elements that are alike in one group and the rest of the elements in the other group. तो भाई साहब, जो सेम एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, उनको सेम ग्रुप में डालना ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। समझ रहे हो? द ग्रुपिंग एंड डिवाइडिंग ऑफ द एलिमेंट्स which are having same property in same group is known as the periodic classification of the elements. तो भाई ये जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई भाई कि रायता फैले रहने दे देते? भैया रायता फैला है, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, पड़े रहने देते, क्या जरूरत थी उनको एक ग्रुप में डालने की? तो आइए इसको एक समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ सीए हैं। ठीक है, आपको एक बीमारी है कोई भी, तो आपको हर पर्सन से जाके पूछना पड़ेगा, भाई आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो, कंसल्टेंसी के लिए। और दूसरा केस लेते हैं जिसमें डॉक्टर्स का एक ग्रुप अलग है, इंजीनियर्स का ग्रुप एक अलग है और सीए का ग्रुप एक अलग है। तो आप टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा इस बार, क्योंकि आप सीधे डॉक्टर्स के ग्रुप में जाएंगे, वहां अपनी परेशानी बता देंगे, डॉक्टर्स आपको बता देंगे। बट पहले केस में क्या था कि बहुत सारे लोग थे, हर से जाके पूछो भाई कि आप डॉक्टर हो, क्या आप डॉक्टर हो, आप मान लो आप पूछते हो, कोई इंजीनियर निकला, कोई सीए निकला, तो ये इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो आप समझ रहे हो ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखो मान लो आपको कोई भी वैक्सीन बनाना है, ठीक है, उसमें +1 वैलेंसी वाला आपको एलिमेंट चाहिए है। तो अब हर एलिमेंट को आप चेक कर करके देख रहे हो, ये प्लस वैलेंसी का है या नहीं, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, यू नो। तो अब ग्रुपिंग है यहाँ पर, तो डायरेक्ट एल्कली मेटल को उठाया, दैट इज हैविंग +1 वैलेंसी, तो काम बन गया अपना। ठीक है, अपनी मेडिसिन बन जाएगी। सो ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स इज डन बिकॉज टू मेक इट्स स्टडी इजी। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इसीलिए हुआ था बच्चों, ताकि हमारी जो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स है वो इजी हो जाए। अब भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स आर टुडे प्रेजेंट। सबकी रिएक्शंस याद करना, सबकी प्रॉपर्टीज याद करना इज वेरी डिफिकल्ट। केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता अगर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं आई होती बच्चों। वैसे भी अभी डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री के टीचर भी बहुत कम पाए जाते हैं। बट अगर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं आई होती ना, तो और ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद करना। अब यहाँ पर ग्रुप्स बन गए हैं, तो एक एलिमेंट का याद कर लिया, दैट विल बी अप्लाइड फॉर द एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। देखो जैसे ये एलिमेंट लिथियम का याद कर लिया आपने, ये देखिए लिथियम का याद किया तो सिमिलर फॉर Na हो जाएगा, सोडियम सिमिलर फॉर पोटेशियम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट का याद कर लेंगे आप तो सबका हो जाता है। तो दैट इज वाई टू मेक एलिमेंट स्टडी इजी, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज डन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, लाइक सबसे पहले मैं पेन ले लूँ, पेन ले लूँ, ठीक है बच्चों। तो ये देखो वाई क्लासिफिकेशन of elements in period is done। ये क्यों हुई? जैसा क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, आंसर्स जो हैं बच्चों वो पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में आप लिखोगे ना तो इट लुक नाइस। अगर ऐसा पैराग्राफ लिख देते हैं इट लुक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी कठिन होता है। भाई आप पढ़ने वाले जो चेक करेंगे आपकी कॉपी, उनको मजा आएगा अगर आंसर पढ़ने में, तभी तो वो आपको नंबर देंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि आंसर्स को पॉइंट में लिखें। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें हम आंसर में बच्चों, कि टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी। और आपको राइटिंग भी बढ़िया लिखना है पेपर में। राइटिंग अच्छी लिखेंगे तो सुंदर लगता है, और सुंदर चीजें सभी को अट्रैक्ट करती हैं। और सेकंड चीज क्या है,
it's very difficult to remember properties of more than 100 एलिमेंट्स। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद करना आप भूल ही जाते होगे, ये रिएक्शन तो भूल जाते हो। तो अगर 100 एलिमेंट्स की रिएक्शन आपको याद करने बोल देते तो भाई फिर तो लग गई, आ गई नौबत। तो इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन 100 एलिमेंट्स। ठीक है, तो दैट इज वाई these both are the reasons कि देखो, first remember to make the study of element easy, but is very difficult to remember properties of more than 100 elements, so the classification is done। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख दोगे आप अच्छी राइटिंग में, मस्त आपको 2 नंबर मिलेंगे बच्चों। तो इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे कि व्हाट इज पीरियोडिक classification of elements। तो व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों? अब इसमें पॉइंट नहीं बन सकते, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ सकता है या 2 नंबर का भी आ सकता है। तो सिंपली इसमें क्या लिख देंगे, आंसर में ये लिख सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन of elements is dividing elements with similar properties together। ठीक है, 1 नंबर का आता है तो इतना सफिशिएंट है। मान लो 2 नंबर का आ गया तो एग्जाम्पल भी दे देते हैं अपन कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस हुए थे। तो सबसे पहले नंबर डोबरीनर आए थे 18th सेंचुरी में, उन्होंने दिया था डोबरीनर्स ट्राइड्स। ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स भी आए थे, हम आगे पढ़ने वाले हैं ये चीजें, ऐसे आपको लिख लेना है। अगर 1 नंबर का आता है सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट। 2 नंबर का आता है तो उसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर देंगे हम। ठीक है, राइटिंग मस्त लिखना है, ये तो कंपलसरी चीज है बच्चों। मेरा जब 10th था तो मैं मस्त राइटिंग लिखा था, पॉइंट्स में आंसर लिखा था, मेरा 10 सीजी पे आया था। कि हो गई तारीफ, तारीफ करते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। अब आते हैं डोबरीनर ट्रेड्स में। ट्रायड, ट्रायड से क्या समझ में आता है? 3। तो क्या किया था डोबरीनर ने भाई कि 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। कितने? 3-3 एलिमेंट्स के। उसने 5 ट्राइड्स दिए थे। जैसे 3 एलिमेंट होते हैं एक ट्राइड में, 3 एलिमेंट दिए, उन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। तीनों की प्रॉपर्टीज सेम थी। तो एक ट्राइड दिया था उसने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो ये क्या है? एल्कली अर्थ, एल्कली मेटल्स कहलाती हैं, एल्कली मेटल्स। तो इनका ट्राइड दिया था, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। तो डोबरीनर भाई ने क्या किया? पहले नंबर 3 एलिमेंट्स का ट्राइड बना दिया। उसके बाद क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसका था, जो का फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एटॉमिक मास एवरेज इक्वल्स एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। ठीक है, ये 2 चीजें थी। और एक और चीज क्या थी कि जो भी उसने एलिमेंट
यहाँ पर दिए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। तो डोब्रिनर भाई आए और उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को ग्रुप कर दिया। ग्रुप कैसे किया? जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उन दोनों का जो एवरेज होगा वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होगा। और ये इसमें ट्राइड दिए थे, उसने 5 ट्राइड दिए थे उस टाइम पे। तो 15 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को उसने एग्जामाइन किया था। 5 ट्राइड दिए थे ऐसे। एक एल्कली मेटल का हो गया, एक एल्कली अर्थ मेटल का दिया था, हेलोजन का दिया था, और ऐसे 2 और दिए थे बच्चों। ठीक है, तो इतना आपको 3 चीजों का याद रखना है। कौन कौन से ट्राइड दिए थे? एक एल्कली मेटल्स का, एक एल्कली अर्थ मेटल का, और एक हेलोजन का। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। क्या आएगा कि कोई भी 3 ट्राइड बताओ। तो कैसे बताओगे? पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दैट इज एल्कली मेटल्स का। दूसरा एल्कली अर्थ मेटल का, और तीसरा हेलोजन का। और दूसरा है एल्कली अर्थ मेटल का जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आएगा। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा आता है हेलोजन वाला, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको ये 3 ट्राइड याद रखने हैं बच्चों। याद करोगे, बादाम खाओ बढ़िया और याद करो। ये चीजें आ सकती हैं एग्जाम में कि कौन कौन से ट्राइड डोब्रीनर ने दिए थे। तो पहला अल्कली अर्थ मेटल का, दूसरा एल्कली मेटल्स का और तीसरा हेलोजन का। एल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम एल्कली अर्थ मेटल में, और हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में इसके बेस्ड। तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है बच्चों। मजा आ रहा है आपको? देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन आया है, 3 एलिमेंट हैं कोई भी, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, दीज आर अरेंज्ड इन डोब्रीनर ट्राइड्स। मतलब ये डोब्रीनर ट्राइड्स के पार्ट हैं, है ना। तो इनका एटॉमिक मास बढ़ने वाला है एक्स वाई जेड का। ठीक है, बाय का मास दिया है 20, इसका दिया है 30। तो बताओ एक्स का मास क्या होगा? तो आप तो बोल रहे थे कि सर जो एक्स है और जेड है उसका एवरेज बाय दे देगा। तो बाय का तो दिया ही है पहले से। तो क्या हुआ, अपन एक्स भी निकाल सकते हैं। एक्स का मान लो मास एम है, वही लगाओ प्रिंसिपल, क्या, एम प्लस 30/2 इज इक्वल्स टू 20। जरूरी नहीं है हमेशा आपको बाय ही निकालना पड़े, बीच का ही है कि इन दोनों का एवरेज निकाल के बाय निकाल दो। नहीं, एक्स भी पूछ सकते हैं। 20 दे दिया ना बाय, ऐसा तो है नहीं कि बाय दिया नहीं और एक्स पूछ रहे हैं, एक्स का मान बाय दे के रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, एम प्लस 30/2 इक्वल्स टू 20। तो एम प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। तो एम क्या हो गया, 40 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 10। तो एम आ गया बच्चों 10। एक्स का मास मिल गया, और एक बार एवरेज निकाल के देखो, 10 प्लस 30/2 20 आ रहा है ना। ठीक है, तो कभी कभी आपको सीधा कर देंगे, कभी कभी पलटा देंगे क्वेश्चन थोड़ा बहुत उल्टा करके। ठीक है, कान को आप ऐसे भी पकड़ सकते हो भाई, और ये वाला हाथ ऐसा करके भी पकड़ सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो क्वेश्चंस को सीधा भी पूछ सकते हैं और टेढ़ा आड़ा करके भी पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो और डॉबरीनर ट्रेड्स पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन ये सिंपल सा आ सकता है कि उसको समझाओ डोब्रीनर ट्रेड्स क्या है। तो उसमें अपन को पॉइंट्स में आंसर लिखना है। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा कि डोब्रीनर गेव ट्राइड इन विच एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज हुए थे। दूसरा चीज क्या लिखेंगे उसमें, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज है वो बीच का एलिमेंट का मास के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है वो लिखेंगे कि 3 एलिमेंट्स थे ट्राइड में। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसने 5 ट्राइड दिए थे। ठीक है, 5 ट्राइड दिए थे तो कितने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था? 15 एलिमेंट के बारे में बच्चों। कितने? 15 एलिमेंट्स के बारे में। तो इसकी लिमिटेशंस भी थी भाई, उस टाइम पे 18th सेंचुरी में 15 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो 15 ही एलिमेंट के दिए सिर्फ, बाकी एलिमेंट गुस्सा हो गए भाई हम लोग को क्यों नहीं दिया। तो यही इसका लिमिटेशन है बच्चों,
लिमिटेशन क्या है डोब्रीनर ट्रेट का, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि लिमिटेशंस लिखो। लिमिटेशन यही है कि ओनली 15 एलिमेंट्स के बारे में उसने किया था, जबकि उधर मोर देन 15 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे 18th सेंचुरी में। मोर देन 15 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट। तो जिन एलिमेंट को उसने अपनी ट्राइड में नहीं लिया वो गुस्सा कर गए भाई। और उसके बाद 19th सेंचुरी में और भी एलिमेंट आए कि नहीं? तो 18th एंड 19th सेंचुरी में और भी न्यू एलिमेंट आए, न्यू एलिमेंट्स केम, और वो डोब्रीनर ट्रेड में डाल नहीं सकते। ट्राइड में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को कौन डिस्कस करेगा फिर? तो और भी एलिमेंट्स आए, तो फिर क्या हो गया? ट्राइड्स क्या वैलिड नहीं रह गए? जो ट्राइड्स थे वो वैलिड नहीं रह गए भाई, वैलिड नहीं रह गए। ट्राइड्स वर नॉट वैलिड। फिर अब 18, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है भाई, चीजें डेवलप होने लगती हैं, उसको पिछली चीजें फिर वैलिड नहीं रह जाती भाई। 18th सेंचुरी में 15 एलिमेंट उसने डिस्कस कर लिए, और एलिमेंट्स आने लगे, और एलिमेंट्स आने लगे तो उनके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, और डोब्रीनर ने उनके बारे में बात ही नहीं करी, और कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा उनके लिए भाई उनको उधर डाल देंगे हम। तो इस हिसाब से फिर ये वैलिड नहीं रह गया, क्योंकि और एलिमेंट्स आने लगे, और ये पूरी प्रॉपर्टीज पूरी देखो भाई, अच्छा पीरियोडिक टेबल वही होगा जो सारे एलिमेंट्स को कवर करे, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करे। अभी सिर्फ 15 एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो हाउ कैन बी इट अ वैलिड थिंग? ये वैलिड नहीं हो सकता है बच्चों। तो इसी कारण से ये लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस भी पूछ सकते हैं, क्या है डोब्रीनर ट्राइड्स, वो भी पूछ सकते हैं कि एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स होते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो थर्ड एलिमेंट है उसका एवरेज बीच वाला एलिमेंट बनता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक्स वाई जेड ऐसा मास दिया हुआ है 20 30, इसका मास निकाल लो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस कर लिए। याद रखना 5 ट्राइड दिए थे, 5 ट्राइड, हमने यहाँ 3 लिख के रखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट आए हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड कहते हैं तुमने 15 एलिमेंट का डिस्कस किए हो, तो हम 40 एलिमेंट्स का डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने 40 एलिमेंट्स लिए थे हमारे अपने ऑक्टेव में। ऑक्टेव क्या होता है? सारे गामा पा, ये म्यूजिक में जो हमारे सुर यूज होते हैं, दैट इज ऑक्टेव। तो ऑक्टेव में क्या होता है? सारे गामा पाधनी सा के बाद फिर सा आने लगता है, सारे गामा पाधनी सा और सा सिमिलर है। वैसे न्यूलैंड का कहना था कि जो उसने अरेंज किए हैं एलिमेंट्स, उसने भी देखो, डोब्रीनर ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किए थे, और न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे। तो डिफरेंस क्या था? फर्क डिफरेंस इसका ये था कि इसने 15 एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, पर जो न्यूलैंड है उसने 40 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था बच्चों। 40 एलिमेंट्स न्यूलैंड ने क्या किया था? 40 एलिमेंट्स लिए थे अपने टेबल में, 40 एलिमेंट्स इन न्यूलैंड्स टेबल। एलिमेंट्स को ऑक्टेव से कंपेयर किया था, ऑक्टेव से। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। एलिमेंट्स को ऑक्टेव से कंपेयर किया था, कन्वर्ट नहीं किया था, कंपेयर किया था। तो कंपेयर कैसे किया था? कि जैसे सारे गामा पाधानी साहब बोलते हो, तो जो एट्थ जो होता है बच्चों, एट्थ, देखो सारे गामा पा लिखो, सारे गामा पा धा नी सा। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, 7 के बाद 8वां फिर सा आने लगा। तो ऐसे जिसने एलिमेंट अरेंज किए थे, देखो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट अरेंज कर दिए, तो जो एक्स है और ई है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी उसने ऑब्जर्व करी। सिमिलर प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी तो उसने एलिमेंट्स को ऑक्टेव से कंपेयर किया, तो एलिमेंट्स को उसने ऑक्टेव्स बताया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए कुछ है, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और फिर जो 8th एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका सिमिलर नेचर पाया उसने हाइड्रोजन के साथ, जो कि होता भी है। ऐसे ही क्लोरीन और फ्लोरीन, उनका भी सिमिलर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो समहाउ ये डोब्रीनर ट्रेड से ज्यादा वैलिड था न्यूलैंड का लॉ बच्चों। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसने 40 एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया, एलिमेंट्स को ऑक्टेव से कंपेयर किया, क्योंकि उसका जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल कर रहा था। ठीक है, तो उसको वो उसने सेम
कॉलम में ग्रुपिंग कर दी, ऐसे जा रहा है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फिर यहीं आ गया। ये जो सेम कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रहे हैं। कहीं कहीं कोबाल्ट और निकल को भी साथ में रखा हुआ है क्योंकि इनकी सेम प्रॉपर्टीज होगी इनके साथ, और ब्रोमीन को भी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे न्यूलैंड भाई। तो भाई ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ सही होगा इसका, तो यही होना चाहिए था। हम आज न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी बच्चों। तो लिमिटेशंस क्या थी न्यूलैंड की? लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूट, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये अच्छा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्या है इसका लिमिटेशन? इसका भी सिमिलर है कि भाई ओनली 14 एलिमेंट्स तक ही वैलिड है ये, ओनली 14 एलिमेंट्स तक ही वैलिड है, जबकि और भी एलिमेंट्स आ गए थे, बट मोर एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, न्यूअर एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी, नो स्पेस, नो स्पेस, नो स्पेस फॉर न्यूअर एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स आते तो उनके लिए जगह नहीं है भाई। ठीक है, और क्या हो रहा था कि 2 एलिमेंट्स भी सेम स्लॉट में पुट कर रहे थे ये, जो कि मजा नहीं आता। सेम रोल नंबर कैसे दे सकते हो आप 2 बच्चों को? तो उस हिसाब से क्या होता है, मोर देन 1 एलिमेंट वर पुटेड इन अ सेम स्लॉट। सेम स्लॉट में मोर देन 2 एलिमेंट्स पुट हो रहे थे, जैसे कोबाल्ट और निकल है, ये दिख रहा है। और एक और चीज ऑब्जर्व करी गई कि भाई जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम कॉलम्स के, वो सेम प्रॉपर्टीज भी शो नहीं कर रहे थे। अब इसमें देखिए आप, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तो हेलोजेंस सब सिमिलर प्रॉपर्टीज करेंगे, बट कोबाल्ट और निकल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं टोटल इनसे। तो इनको कैसे सेम ग्रुप में डाल दिया? तो एलिमेंट्स विथ सेम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर पुटेड इन सेम ग्रुप बच्चों। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस तो आपको याद हो गई होंगी, मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि 14 एलिमेंट्स बट मोर एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट द टाइम, ओनली 14 एलिमेंट्स का इसने टेबल बनाया था बच्चों। न्यूअर एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं था। मोर देन 1 एलिमेंट वर पुटेड इन अ सेम स्लॉट, जो कि मजा नहीं आता कि भाई सेम बच्चे को 2 रोल नंबर कैसे, 2 बच्चों को सेम रोल नंबर नहीं मिल सकता है, तो वैसे ही सेम स्लॉट नहीं मिल सकता है। और आपने अभी पीरियोडिक टेबल देखी होगी मॉडर्न वाली, उसमें ये चीज देखा, वो एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो दैट लुक्स गुड। एलिमेंट्स विद सेम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर पुटेड इन सेम ग्रुप। ये ऐसे कोबाल्ट और निकल को यहाँ पटक दिए, कैसे डाल दिए भाई? उनका प्रॉपर्टीज ही सिमिलर नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से अलग ही प्रॉपर्टी तो होती है कोबाल्ट और निकल की। ठीक है बच्चों, तो दीज वर द लिमिटेशंस। और आप बोलेंगे कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को आप समझा दो, तो समझाएंगे कैसे भाई? सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पहला पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी इसने रखा था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द फर्स्ट। जैसे कि ये फ्लोरीन है, उसके बाद 8 एलिमेंट, देखो ये फ्लोरीन को एक बोलो, मान लो आप इसको तरीके समझते, एक बोलते हैं, तो दूसरा क्या होगा, 3 ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां ये होगा, 6वां ये होगा, 7वां ये होगा, और 8वां ये होगा। तो जो फन 1 दे रहे हो आप जिसको, उसके बाद 8 तक गिनती कर रहे हो, तो जो 8वां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करता है। तो दैट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। और ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें सारे गामा पाधा नी सा, जो 8th सुर आता है ना, वो सा और सा दोनों मैच करते हैं, तो ऐसे यहाँ भी था। ठीक है बच्चों।